Hi friends, this is Khan and welcome to Khan ISPCS Academy. Friends, आज से हम लोग शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी के थ्रू होने वाला है और बीपीएससी 69 प्रीलिम्स, साथ ही साथ बिहार एसआई दरोगा या जो भी बिहार से संबंधित एग्जाम है सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज से फ्रेंड्स आप बिहार स्पेशल देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम, इसी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से बिहार का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, तो बिहार का ज्योग्राफी देखेंगे। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी टोटल सब्जेक्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखना आज से, बिहार। ये फ्रेंड्स बिहार का मैप है। आपको फ्रेंड्स भविष्य में आप चाहते हैं कि सिविल का एग्जाम दें मेंस, तो आप मैप का प्रैक्टिस जरूर करें। ये बिहार है, ऊपर क्या है, ऊपर जो है नेपाल है, इधर क्या है वेस्ट बंगाल है, इधर यूपी है और नीचे क्या है यानी झारखंड है। यानी नॉर्थ में नेपाल, वेस्ट में यूपी, ईस्ट में वेस्ट बंगाल और साउथ में क्या है झारखंड। एक सवाल आता है यहाँ से कि यूपी के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट टच करता है बिहार का, नेपाल के साथ कितने, वेस्ट बंगाल के साथ कितने। तो ये तमाम चीज़ों को आज अभी डिस्कशन करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ विथ मेमोरी ट्रिक्स, हाउ टू रिमेंबर दिस फैक्ट्स। लेट्स स्टार्ट। यानी बिहार का भूगोल, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। जी हाँ, अगर आप मैप के थ्रू देखना चाहें तो ये बिहार है, बीचों बीच गंगा नदी जाता है और मैक्सिमम पार्ट, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम पार्ट क्या है बिहार का, तो मैदानी इलाका है। यानी बिहार क्या है, एक मैदानी राज्य है। गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र बसा हुआ है। गंगा और उसके जो सहायक नदी है इसके मैदान से, मतलब इसके नदियों द्वारा लाई गई निक्षेप से निर्मित है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से बिंद पहाड़ी एवं धरारबार के चट्टानों तक विस्तृत है। अब देखिए ये दो पॉइंट आया, कौन कौन, नेपाल के तराई क्षेत्र, ये कौन है, चलिए देखते हैं मैप के थ्रू। पूरा मैप को, पूरा ज्योग्राफी को कोशिश किया जाएगा कि मैप के थ्रू देखा जाए ताकि चीज़ें आसानी से आपको याद रहे। यानी ये जो नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल पोर्शन है और इसका ये जो इलाका है, ये इलाका ऊपर वाला, ये हुआ नेपाल का तराई क्षेत्र, ठीक है। और ये इलाका साथ ही साथ ये जो पार्ट है यानी रोहतास और कैमूर वाला, कौन सा, रोहतास कैमूर, ये किसका पार्ट है, ये बिंद का पार्ट है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चंस बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। यानी रोहतास और कैमूर वाला पार्ट किसका हुआ, तो बिंद का। जबकि इसके अलावा जितना ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ये किसका है, तो ये है धारवाड़ का पार्ट। नेक्स्ट, बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से तीन भागों में विभाजित है। यानी अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इस तरह से, एक सेकेंड फ्रेंड, ये मान लीजिए फ्रेंड्स इंडिया है, इंडिया का मैप है। वैसे तो मैप कंप्लीट बनाना है तो इधर आपको लक्षद्वीप दिखाना पड़ेगा, इधर अंडमान निकोबार, ठीक है। ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर बिहार है। कहाँ पर है, अगर इंडिया के मैप को इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए तो इंडिया कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में, यानी कौन सा डायरेक्शन में है, ये किस तरह का है, ऊपर नॉर्थ और इधर ईस्ट। यानी इंडिया किधर है, तो नॉर्थ ईस्ट साइड है। इंडिया किधर है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी पूर्व की ओर इंडिया, पूर्व में इंडिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फैक्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है, भौगोलिक रूप से तीन भागों में विभाजित है। कौन, बिहार पूर्वी भारत में स्थित है, कौन सा, पूर्वी भारत में, और भौगोलिक रूप से तीन भागों में विभाजित है। तो इसको देखते हैं किस तरह से है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग किससे देखेंगे, मैप से, कि कौन से कितने पार्ट, तीन पार्ट। फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ रिकॉल कीजिए ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो। एक तो ये जो पार्ट है, ये जो इलाका है इस तरह से, ये एक सेकेंड फ्रेंड, यानी ये इलाका और ये इलाका, यानी इतना दूर, ये वाला मतलब सिर्फ इतना, कौन सा, तो ये जो है ये इलाका एंड, यानी पहले तो ये इलाका है और यहाँ ये पूरा क्या है, तो मैदानी इलाका है। ये पार्ट एक हुआ, कौन सा, मैदानी इलाका। दूसरा ये जो पहाड़ है, पहाड़ी इलाका, ये थोड़ा सा पार्ट है जो पश्चिम चंपारण वाला है। दूसरा ये कैमूर रोहतास और इस तरह से ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये हुआ
कौन सा पहाड़ी इलाका, यानी ये पहाड़ी इलाका, ये पहाड़ी इलाका और ये पहाड़ी इलाका, यानी ये पहाड़ी है, पर्वत वाला है, जबकि ये पठार वाला है। ये नीचे वाला कौन सा है, पठार वाला, ऊपर पर्वत का पार्ट है, यानी 3 पार्ट हुआ। मैदानी इलाका जो गंगा नदी के दोनों साइड है, उसके अलावा पर्वतीय इलाका और फिर ये पठार इलाका है। तो चलिए देखते हैं अब फैक्ट के अनुसार क्या दे रखा है। अगर बात की जाए तो जो पर्वतीय इलाका यानी तराई वाला, यानी ये पार्ट, अगर ये मैप बनाया जाए, एक सेकेंड, ये जो पार्ट है ये हुआ पर्वतीय इलाका। कौन सा, ये पार्ट पर्वतीय इलाका है। इसका फिर 3 पार्ट है, कौन कौन है, सबसे ऊपर है सोमेश्वर श्रेणी, सबसे ऊपर कौन सा है तो सोमेश्वर श्रेणी जो ऊपर यहाँ पर है, फिर उसके बाद है रामनगर दून और फिर है हरहा घाटी, यानी इसका कितना पार्ट है, इसका 3 पार्ट है, ऊपर वाला सोमेश्वर श्रेणी, फिर रामनगर दून और फिर हरहा घाटी। ये तीनों कहाँ पर है तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी या हरहा घाटी, इसको हरहा घाटी भी कहते हैं। ये 3 पार्ट है किसका तो पर्वतीय इलाका या तराई वाला, जो आपको यहाँ पे ये इलाका है, ये इलाका। नेक्स्ट दूसरा कौन है तो मैदानी इलाका। तो मैदानी इलाका कौन सा है तो ये मान लीजिए बिहार है, ये बीचों बीच जो गंगा नदी है तो इसके उस साइड और इसके इस साइड जो है, नहीं नॉर्थ और साउथ वाला जो इलाका है गंगा नदी के दोनों साइड, ये कौन सा है मैदानी इलाका। मैदानी इलाका कौन सा हुआ, गंगा के उत्तरी और गंगा के दक्षिणी मैदान। वही बात की जाए पठार इलाका, पठार के 2 पार्ट है, कितने पार्ट, 2 पार्ट, एक तो धारबार वाला, धारबार चट्टान का, दूसरा बिंद वाला। ठीक है, फिर से आपको मैप में रिकॉल करा देता हूँ। यानी कौन सा है, सबसे पहले ऊपर वाला जो पश्चिम चंपारण में कौन सा है सोमेश्वर श्रेणी, उसके बाद बीच में का है दून घाटी और अंतिम में है कौन है रामनगर दून। हरहा घाटी, दून घाटी को भी कहते हैं, यानी ये श्रेणी भी पूछ देता है कौन कौन श्रेणी है। 21 जिला में है तो पश्चिम चंपारण से, पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून, यानी SDR है, SDR सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून। SDR हो गया, आप ट्रिक बना सकते हैं क्या, SD और R। ठीक है, उसके अलावा 2 पार्ट है पठार का, कौन सा है, एक तो ये वाला पार्ट है तो ये बिंद वाला है, कौन सा है बिंद वाला, और दूसरा कौन सा है तो धारबार वाला, तो ये पार्ट कौन हो गया धारबार वाला, और बीच बाकी बचा कौन सा इलाका, ये सब क्या है तो मैदानी भाग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है। मैदानी भाग की बात की जाए तो इसमें क्या क्या है, तो एक तो गंगा नदी है जो आपको दिख रहा है बहुत आसानी से। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों को टच करता है, BPSC में पूछा गया है, तो कितने जिलों को टच करता है तो आगे बताएंगे। इसमें गंगा नदी, उसके ऊपर सबसे पहले कौन है, घाघरा नदी यहाँ मिलती है, फिर पहले तो दुआब है। दुआब किसको कहते हैं तो दो आब। ठीक है, 2 आब, आप ऐसे याद कर लिए, यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं, दुआब कहते हैं। यहाँ पर कई दुआब है, जैसे घाघरा गंडक दुआब, इसके बीच का जो क्षेत्र है, उसके अलावा गंडक कोसी दुआब, उसके अलावा कोसी महानंदा, और जो महानंदा है ये बिहार का अंतिम पूर्वी नदी है, ये भी BPSC में पूछा जा चुका है। ठीक है, वही बात की जाए तो दक्षिण में तो सबसे पहले सोन नदी है, उसके अलावा सोन है, उसके बाद क्यूल है, मतलब कई नदियां हैं, अजय है। तो यहाँ पे जो मेन दुआब दे रखा है कौन कौन, सोन गंगा का दुआब, ये वाला इलाका, फिर मगध का मैदान है, पटना का आसपास इलाका, यानी ये जो इलाका है ये मगध का मैदान है, फिर दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, और अंग का मैदान है। अंग का मैदान जो भी मुंगेर और भागलपुर का इलाका है वो अंग जनपद माता था, वही यहाँ पर है अंग का मैदान। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब डिटेल्स चलते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए पर्वतीय या तराई क्षेत्र की बात की जाए तो बिहार के उत्तर पश्चिम, यानी ये वाला इलाका जो आपको मैं कई बार अभी तक बता चुका हूँ, ये इलाका उत्तर और पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग है। यानी जो हिमालय पर्वत है उसका जो श्रेणी, जो गिरिपद पार्ट है, यानी शिवालिक वाला पार्ट है, वही पार्ट कहाँ पर है, बिहार में भी है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 932 किलोमीटर है। कितना, 932 किलोमीटर, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितना एरिया है, 932 किलोमीटर, यानी ये वाला पार्ट कितना है, 932 किलोमीटर। ठीक है, उसके अलावा किलोमीटर है। इसका विस्तृत मुख्य रूप से कहाँ है, पश्चिम चंपारण जिले में। ये 3 उपवर्गों में विभाजित है, कौन कौन तो SDR। पहला कौन S से है तो सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, कौन सा है तो
त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करता है। यानी ये जो है तो नेपाल और यानी ये जो इलाका है सबसे ऊपर वाला सोमेश्वर श्रेणी ऊपर वाला, ये क्या करता है, इधर नेपाल है और इधर बिहार के बीच का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी यहाँ पे बिहार का और नेपाल के बीच सीमा रेखा का यानी बिहार और नेपाल की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। दूसरा, ठीक है, अब कह रहा है इसका 3 उपवर्ग है, पहला देख ही चुके SDR वाला में। अब इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछा जा चुका है, तो कितना 874 किलोमीटर, कहीं के 875 भी मिल जाएगा, बट मैक्सिमम बुक में 874 किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर है, 874 मीटर है। और क्षेत्रफल कितना 932, ऊंचाई 874 मीटर, जो सबसे बिहार का सबसे ऊंचा चोटी भी है। यानी बिहार का सबसे ऊंचा चोटी कितना हो गया, आप मेरे साथ बोले कितना है, 874 मीटर। दूसरा है वो रामनगर दून है। इसका विस्तार हरा नदी में है। इसका अधिकतम जो ऊंचाई है वो 224 किलोमीटर, यानी पहला सबसे ज़्यादा सोमेश्वर का है 874, उसके बाद रामनगर दून का 224। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरा घाटी भी कहा जाता है। फिर से मान लेते हैं ये है पूरा पश्चिम चंपारण जिला। एक सेकेंड के लिए, ऊपर वाला कौन सा हो गया, ऊपर वाला हो गया सोमेश्वर श्रेणी, बीच में हो गया कौन सा, हरा घाटी यानी दून घाटी जिसको डी कहे थे, और नीचे हो गया रामनगर दून। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैदानी भाग, तो इसे बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना है। ये कई बार, मतलब 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, या बिहार के अलग अलग एग्जामों में। तो आपको ध्यान रखना है कितना क्षेत्रफल है, बोलिए मेरे साथ, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देखते हैं इसमें से 96% यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर में से 96% जो है मैदानी भाग है। यानी बिहार का कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम भाग है बिहार का किसका है, तो मैदानी भाग है। ठीक है, मैदानी भाग है। कितना टोटल है, तो 96%। ठीक है, इस मैदानी भाग का निर्माण देख चुके हैं पहले ही, गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से है। इस मैदानी मध्य में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी गंगा नदी, जो मान लेते हैं ये बिहार है, तो गंगा नदी चूंकि बीचों बीच से जाता है, तो गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान कहा जाता है। ठीक है, आप गंगा के उत्तरी मैदान को देखते हैं। गंगा नदी से उत्तर नेपाल की सीमा तक विस्तृत है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा क्या कह रहा है, इसको इस तरह देख लीजिए, क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण यानी इस तरह से है, तथा उत्तर से पश्चिम इस तरह से है। ठीक है, पश्चिम सॉरी इधर है दक्षिण, उत्तर पश्चिम से इस तरह से, पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर यानी इस तरह से। ठीक है, अगर ये मान लीजिए बिहार है, तो इसका ढलान की बात की जाए कैसा है, उत्तर से दक्षिण आया, फिर दक्षिण से दक्षिण, उत्तर पश्चिम इधर गया, फिर उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढलान है। और इस मैदानी भाग को 3 दुआब में बांटा जा सकता है। यानी उत्तर उस ऊपर वाले पार्ट को कितने मैदानी भागों में, तो 3 मैदानी भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन है देखते हैं। दुआब से मतलब 2 नदियों के बीच का भूमि को दुआब कहते हैं, जो पहले देख चुके हैं। घाघरा गंडक यानी ये घाघरा है, घाघरा गंडक पहला क्षेत्र, दूसरा गंडक कोसी, ये कोसी है, ये दूसरा क्षेत्र, और तीसरा कोसी महानंदा, ये महानंदा है, ये तीसरा क्षेत्र, जो अपने मैप में पहले ही देख चुका है। ठीक है, अब दक्षिण के मैदान की बात करते हैं। तो दक्षिण के मैदान के 2 मान लेते हैं, ये बिहार है, इसमें 2 चीज़ मिलेगा। इधर जो मिलेगा बिंद का क्षेत्र, इधर मिलेगा कौन सा, पठार जो है धारबार वाला। इसके अलावा ये जो बाकी क्षेत्र है ये कौन सा आ गया, तो मैदानी भाग। अब कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य गंगा का अवस्थिति है मैदान का। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है, स्वाभाविक सी बात है। उत्तरी गंगा के मैदान में एक पतला संकीर्ण है जो तराई क्षेत्र है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है, 8 से 16 मतलब 8 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है, 16 किलोमीटर का चौड़ाई है, 8 से 16। लेकिन दक्षिण में तो ये बिंद का भी पठार है, जबकि सतपुरा का भी है, सतपुरा नहीं बल्कि हाँ सतपुरा का भी पाठ है, सतपुरा नहीं धारबार का, सॉरी सतपुरा नहीं धारबार का पाठ है। इसलिए जो मैदानी क्षेत्र है दक्षिण का जो मैदानी क्षेत्र है वो उत्तर के तुलना में क्या है, छोटा है। उत्तर की तुलना में क्या है, छोटा है। ठीक है, इसका निर्माण के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ, यानी
एक चीज़ और है, चूँकि पठारी नदियाँ भी इधर है, तो गंगा नदी के अलावे जो पठार से नदी बहुत सारा निकलता है, जैसे अजय है, फल्गु है, पुनपुन है, इसमें भी मतलब पठारी नदी भी भूमिका निभाया है दक्षिण के मैदान में। यानी उत्तर के मैदान में सिर्फ गंगा नदी और उसके सहायक नदी मेन भूमिका है, लेकिन दक्षिण की नदी में क्या है, तो पठारी नदी के निक्षेप से भी भूमिका निभाया है। और इसके भी जो क्षेत्र है दोआब को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? पहला कौन है? तो पहला है सोन गंगा, ये इलाका, उसके अलावा मध्य गंगा का मैदान, ये इलाका है, उसके बाद अंग का मैदान, ये छोटा सा इलाका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं पठार। तीसरा पार्ट कौन है? पठार है। पठार क्या है? तो बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से साझा सीमा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र 2 क्रम में चट्टानों अवस्थित है। यानी 2 क्रम में कौन कौन है? धारबार क्रम चट्टान है, जिसमें से पहले देखिए धारबार कौन कौन, उसको नहीं ध्यान देना, आपको ध्यान कौन देना है? तो बिंद क्रम का, बिंद वाला, चूँकि इसमें 2 ही जिला है। कौन जिला है? तो रोहतास और कैमूर है। कौन जिला है? रोहतास, ये रोहतास हुआ और ये कैमूर है, 2 ही जिला है। कौन है? रोहतास और कैमूर। ठीक है, बाकी जो इलाका है इसका सटा हुआ, झारखंड से सटा हुआ ये इलाका सभी जैसे जमुई, नवादा, मुंगेर, इन सब, और सब किसका पार्ट है? सब के सब जो है धारबार चट्टान का है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो बिहार के उत्तरी मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र चौर या मन का वही है। जैसे हमारे ग्रामीण या क्षेत्रों में ये जो मान लेते गंगा नदी है और ये जो डूब जाता है, जहाँ पे पानी गंगा बरसात के सीजन में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? चौर या मन। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहते हैं। यानी दियारा प्रदेश जो विशेष आकृतिक है, दियारा कहते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में मन या चौर या गोखुर झील के रूप में पाए जाते हैं। यानी जो भी मन और चौर है, ठीक है, वो गोखुर झील, यानी जो इस तरह से जो गौ का जो गोखुर बनता है उस तरह से, मतलब इस तरह से झील बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा गंगा के दक्षिण गंगा का मैदान तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र में टाल कहा जाता है। यानी जो ये मान लेते हैं, ये बिहार का मैप है और ये मान लीजिए पटना है, तो पटना के आसपास जो इलाका है इसको क्या कहते हैं? टाल कहते हैं, जो बरसात के सीजन में डूब जाता है और दाल के लिए फेमस भी है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभत्सता के कारण प्रसिद्ध है। यानी बिहार के भारत के कई मतलब कम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सेम समय पे बाढ़ और सुखाड़ दोनों आता है। तो जो दक्षिण भारत है, यानी दक्षिण भारत नहीं, जो दक्षिण बिहार है, यानी इस इलाका में सुखाड़ रहता है, जबकि उत्तर का इलाका है ये बाढ़ से डूबा रहता है। ठीक है, अब कुछ निर्माण देखते हैं जो कौन कौन काल में बना है। कब कब बना है, आपको एक मस्त ट्रिक से आसानी से आपको मैप के थ्रू देख लेना है, उसके बाद पूरा जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करें? सबसे पहले धारबार क्रम। तो अभी फ्रेंड्स आप लोग को याद हो गया होगा कि धारबार वाला इलाका कौन सा है? तो धारबार वाला इलाका है ये वाला, ये जो इलाका है धारबार का है, थोड़ा सा कम है। ये इलाका कौन सा है? धारबार वाला है। ठीक है, उसके अलावा ये जो इलाका है ये कौन सा है? तो बिंद वाला है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो है, तीसरा ये वाला पार्ट है, ये सोमेश्वर श्रेणी वाला है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले धारबार क्रम, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो प्री कैम्ब्रियन में, प्री कैम्ब्रियन में हुआ है। कौन कौन इलाका है? देखिए, जो आपको बस याद क्या रखना है, सबसे पहले इधर 1 नंबर, इधर इसको 1 नंबर दे दीजिए। यानी शुरुआत किधर से हुआ है? तो धारबार से, इसको 1 नंबर दे दिए। ठीक है, फिर 2 नंबर इसको देंगे बिंद वाला को, 3 नंबर देंगे ये सोमेश्वर श्रेणी वाला पार्ट को, और चौथा नंबर दे देंगे किसको? मैदानी भाग को। यानी आपको याद कैसे रखना है कि दाहिना साइड से, यानी राइट हैंड से शुरू हुआ है 1 नंबर से, 1 नंबर, फिर बिंद वाला पार्ट 2 नंबर, और पर्वतीय पार्ट 3 नंबर, और बीच बाकी बचा सब 4 नंबर। ठीक है, यानी आपको सीरीज याद रखना, इधर से शुरू हुआ है 1 2 3 और बीच में 4। ठीक है, इधर शुरू हुआ कैसे? 1 2 3 4। पहला कौन है? धारबार। धारबार इसका फॉर्मेशन कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, इसमें बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी है, बिहार में सबसे प्राचीन है, चूँकि ये धारबार है, प्री कैम्ब्रियन है, सबसे पुराना है। तो ये वाला पूरा पार्ट कौन हो गया? धारबार, जो सबसे क्या है? पुराना है। ये वाला कौन सा हो गया? धारबार, जो सबसे पुराना है, 1 नंबर पर आएगा। ठीक है, इसमें कौन आएगा?
तो रोहतास और कैमूर छोड़ के जो झारखंड से हटा जितना जिला है सब आएगा। कौन कौन है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर इत्यादि। ठीक है। उसके अलावा दूसरा पर कौन है? बिंद का पाठ है, बिंद का पाठ है। ठीक है। ये कभी है ना, ये भी प्री कैम्बियन में ही है, लेकिन इसमें कौन सा इलाका बिंद में है? बिंद में 2 जिला है। कौन कौन है? कैमूर और रोहतास। कौन है? कैमूर और रोहतास। तो ये वाला पार्ट रोहतास है। ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है? कैमूर है। तीसरा है, तीसरा नंबर पर कौन है? टर्शियरी। टर्शियरी कैसे भी कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर, तीसरा सेक्टर। तीसरा पर कौन है? तो पर्वतीय क्षेत्र। आपको याद कैसे रखना है? हिमालय का अभी भी निर्माण हो ही रहा है, इसलिए वो लेटेस्ट है। और चूंकि हिमालय के नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बना है मैदानी भाग, तो चूंकि नदी के द्वारा लाया गया तो हिमालय से नदी निकलता है, इसका मतलब है कि नदी के बाद जो बना है वो कौन होगा? मैदानी भाग। तो टर्शियरी हो गया। ये हो गया कौन? तो सोमेश्वर वाला पार्ट, पहाड़ी वाला पार्ट। और ये कौन सा युग का है? तो प्लेस्टोसीन युग में। ठीक है। और कौन सा जिला आएगा? तो पश्चिम चंपारण। कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण। ठीक है। और इसमें सोमेश्वर पहाड़ स्थित सबसे नवीन पर्वत है। अब चूंकि पर्वत नवीन है और गंगा नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी निक्षेप से मिट्टी बना है, तो मिट्टी तो सबसे अंतिम में बना है, इसलिए मिट्टी सबसे क्या है? अंतिम में बना है। ठीक है। आप देखते हैं क्या कह रहे हैं कि अब क्वाटनरी यानी चौथा, चूंकि किससे बना है? ये गंगा नदी के निक्षेप से। गंगा नदी कौन सा पार्ट है? तीसरा वाला पार्ट। तो चौथा उसके बाद होगा, यानी चौथा आएगा। ये भी कब का है? तो प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन युग का है। गंगा का मैदानी भाग, अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आप फ्रेंड्स एक बार माइंड मैप रिकॉल करें। राइट साइड से शुरू करना है, तो ये पार्ट कौन सा आ जाएगा? दिया जाएगा धारवाड़ वाला पार्ट। कब बना है? प्री कैम्बियन। ठीक है। उसके बाद कौन सा पार्ट है? उसके बाद पार्ट है विंध्य वाला, इसमें 2 जिला है, कैमूर और रोहतास। ये कब का है? ये भी प्री कैम्बियन का ही है, लेकिन इसमें 2 जिला है। ठीक है। और दूसरा प्राचीन पहाड़ी है। ठीक है। सीमेंट उद्योग और चूना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये फ्रेंड्स बीपीएससी 65 में भी पूछा चुका है, और हाल में भी पूछा गया है कि जो श्रेणी क्रम जो बिंद का है ये कब का बना हुआ है? तो प्री कैम्बियन। और इसमें कौन कौन जिला है ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पर है टर्शियरी। तीसरा टर्शियरी प्लेस्टोसीन फेज या प्लेस्टोसीन युग का है, इसमें आ जाएगा रोहतास, सॉरी ये वाला पार्ट यानी पश्चिम चंपारण वाला। और इसके नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बना है गंगा मैदान। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें याद हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बिहार का जलवायु। ठीक है। क्या देखते हैं? जलवायु। तो क्या है देखते हैं। पहले तो फ्रेंड्स एक आता है मौसम और आता है दूसरा जलवायु। तो मौसम क्या है? तो मौसम आपको याद होगा, एक फिल्म में गाना है कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे यार, है ना। तो वो चीज़ मतलब क्या हुआ कि मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन जलवायु है देर से बदलता है। जलवायु में औसत 32 से 35 सालों के बीच में जो परिवर्तन आता है उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं, यानी दीर्घकालिक 32 से 35 साल। लेकिन मौसम बस याद कर लेना है कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। ठीक है। के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। ठीक है। इसे जलवायु में तापमान, वर्षा, आर्द्रता ये सब देखा जाता है। तो बिहार के जलवायु की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। ठीक है। आपको थोड़ा ऐसे भी याद रख सकते हैं मैप के थ्रू। कैसे देखते हैं? देखिए फ्रेंड्स, बिहार कहाँ पर है? बिहार पूर्वी साइड में है। ठीक है। ये मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है, ये यानी 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है। इसको इक्वेटर भी कहती है, देशांतर भी, देशांतर नहीं बल्कि भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर बिहार है। क्योंकि अब बिहार क्या है? बिहार ऊपर है, 0 डिग्री के ऊपर है, यानी कह सकते हैं कि बिहार जो है वो 0 डिग्री के आसपास है। यानी किस तरह होगा ये? तो मानसूनी होगा प्लस उष्ण कटिबंधीय होगा। चूँकि इक्वेटर के पास कैसा क्षेत्र होता है? उष्ण कटिबंधीय। चूँकि 0 डिग्री से जस्ट ऊपर भारत है, तो बिहार का आधा जो है यहाँ तक जो लगभग किसे पास करता है? तो कर्क रेखा से नहीं, कर्क रेखा से पास करता है। और नीचे भी मकर रेखा के बीच का पार्ट है ये वाला, तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं बिहार पर भी पड़ता है। इसलिए बिहार कैसा है? उष्ण कटिबंधीय मानसून या जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में आता है। ठीक है। आप देखते हैं किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। तो कौन सा है? चलिए देखते हैं। कौन है? अक्षांशीय स्थिति। तो बिहार क्या है? उपोष्ण क्षेत्र में है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से दूरी, बंगाल की खाड़ी कितना दूरी पर है? मानसून का प्रभाव। उसके अलावा हिमालय, उत्तर में हिमालय पर्वतीय और उच्चवास यानी ऊंचाई क्या है,
यानी कितने फैक्टर हैं, तो अक्षांशीय विस्तार चूँकि इक्वेटर के ऊपर है बिहार, ठीक है, उसको बंगाल की खाड़ी से नज़दीक है, ठीक है, उसके अलावा ऊपर में हिमालय क्षेत्र है नेपाल के साइड से, उसके अलावा उच्चावच यानी ऊपर नीचे जो क्षेत्र है वो है। इतना कारक है जो बिहार के या किसी भी स्थल के जलवायु को प्रभावित करने के कारक है। इसमें से बिहार या भारत के लिए विशेष है कौन, तो बिहार विशेष कौन है, तो विशेष है हिमालय, बिहार के जलवायु को विशेष स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, अब एक एक को देखते हैं। बिहार के उत्तरी भाग व दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भौगोलिक वेता ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। ठीक है, अब देखिए ये फ्रेंड्स चार्ट है, ये बिहार के विशेष संदर्भ में है। ये क्वेश्चंस अभी जस्ट सीडीपीओ में पूछा गया था 66 या 67 नहीं 65 में भी पूछा गया था कि बिहार को कौन सा वर्गीकरण या कौन सा क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से वैज्ञानिक है, कोपेन, ट्रावर्ती और थॉर्नवेट, ये 3 वैज्ञानिक हैं जो बिहार के विशेष संदर्भ में या भारत के विशेष संदर्भ में भौगोलिक आधार पे मानसून का क्लाइमेट वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो जो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोपेनहेगन, इसका बार बार पूछा जाता है, अभी तक तो यही पूछा गया 3 बार। ठीक है, तो देखते हैं उत्तरी बिहार का CWG, जबकि दक्षिणी बिहार का AW। फ्रेंड्स इसको जब डिटेल पढ़ेंगे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें देखेंगे, बट अभी फैक्ट के तौर पे आप याद कर सकते हैं। उत्तरी बिहार को क्या कहते हैं, CWG, और दक्षिणी को AW, दोनों याद रहे, CW कैपिटल है और AW कैपिटल है। ठीक है, वही ट्रावर्ती की बात करें तो उत्तर बिहार की था CAW, जबकि दक्षिण बिहार का AW। ठीक है, वही बात करें थॉर्नवेट का तो कौन है, उत्तरी पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र CB-W है, और शेष बिहार का CA-W है। बस याद कर लेना चार्ट, एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब बात करते हैं बिहार की ऋतु है, कितने तरह की ऋतु है, 3। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो जब सूर्य की उत्तरायण स्थिति में होती है, उत्तरायण की स्थिति में होता है, तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। ठीक है, इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार में हवाएं गर्म चलती है, जिसे लू कहते हैं। देखिए ये तो कहानी हो गया, आप इसको मैप से समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इंडिया है और यहाँ पे क्या है, बिहार है। ठीक है, ये मान लीजिए ये इंडिया है, उसमें यहाँ पर क्या है, बिहार है। ठीक, इक्वेटर को थोड़ा नीचे कर दिया जाए, ये बिहार है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, जो सूर्य है यानी सन जो है वो इक्वेटर से नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर मूव कर रहा है। ये मूव कर कहाँ तक आएगा, तो मूव कर आएगा कहाँ तक, तो मूव कर आएगा आपको कर्क रेखा तक। कहाँ तक आएगा, कर्क रेखा तक। ठीक है, कहाँ तक आएगा, कर्क। कब तक आएगा, तो मार्च में जो उत्तरायण होने लगता है, और मार्च अप्रैल मई जून, ये जून तक क्या जाता है, कर्क रेखा तक पहुंच जाता है। कब, जून तक। जब कर्क रेखा तक पहुंच जाता है, और कर्क रेखा बिहार से नज़दीक है, चूंकि कर्क रेखा पर पहुंच गया और बिहार से नज़दीक होने के कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बातें हैं, जो हवा है वो हल्का होगा, यानी वायुदाब में कमी होगा। जब वायुदाब कमी होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है, टेम्परेचर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, ठीक है, तो हवा पहले ऊपर उठता है और जो ऊपर वाला जो ठंडा है एयर वो नीचे आने लगता है। ठीक है, मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है, और इस समय जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इस समय मौसम का औसत तापमान जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है, औसत। ठीक है, औसत, चूँकि अभी तो 40 पार कर चुका है, लेकिन औसत होता है 32। सबसे गर्म स्थल की बात की जाए, गर्म स्थान गया है जो 47 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, गया क्या है, जो 47 डिग्री सेल्सियस। आपको याद कैसे रखना है, जस्ट आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। आप सोचिए नीचे इक्वेटर है, ठीक है, ऊपर गया है, इक्वेटर से नज़दीक है, स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा गर्म रहेगा। तो गर्म क्यों हुआ, इक्वेटर से नज़दीक है। याद करने के लिए ट्रिक भी है कि नीचे जो नीचा पार्ट है वही गर्म होगा, तो टेम्परेचर कितना होता है, 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। फ्रेंड्स, ये मार्क करने वाली पॉइंट है
बिहार में जो प्री मानसून होता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी भी कहते हैं। इसको थोड़ा मैप से समझिए। देखिए बिहार कहाँ पर है, यहाँ पर है। बिहार कहाँ पर है, बिहार यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है इस समय कि जो बंगाल की खाड़ी से ना, यहाँ से इस तरह से छोटा छोटा चक्रवात आता है और ये इस रास्ते होते हुए बंगाल यहाँ पर जो चेरापूंजी है यहाँ से टकराया और वापस आते बिहार की ओर मूव कर जाता है। यहाँ हुआ। दूसरा क्या होता है, इसी समय में जो इधर है अरब पाकिस्तान होते हुए ईरान होते हुए छोटा छोटा चक्रवात आता है, जिसको जो बिहार में इस इलाके में, बिहार नहीं बल्कि भारत के इस इलाके में प्रवेश करते करते बिहार में प्रवेश करता है। यानी बिहार में जो बारिश होता है प्री मानसून वो नॉर्वेस्टर कारण होता है, ठीक है, यानी चक्रवात के कारण होता है, जिसे काल बैसाखी भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है वर्षा ऋतु। तो मध्य जून से अक्टूबर तक बिहार में जनरली 10 जून के आसपास मानसून आ जाता है। भारत की बात की जाए तो 1 जून को केरल में क्या करता है, प्रवेश करता है, लेकिन बिहार में कब, तो 10 जून के आसपास। जून मध्य में अक्टूबर मध्य के बीच बिहार में मानसून का यानी वर्षा ऋतु का समय रहता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में वर्षा सर्वाधिक होती है। उसके बाद देखिए बिहार में औसत वर्षा कितना होता है, 112 सेंटीमीटर। ये कई बार एग्जाम में सेंटीमीटर होता है, पूछा जा चुका है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, 205 सेंटीमीटर। कहाँ पे, किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, औरंगाबाद, 101 सेंटीमीटर जिला, ठीक, और 101 सेंटीमीटर। आपको याद कैसे रखना है, मैप से कैसे दिखा। ये कौन सा है, ये किशनगंज इलाका है। कौन सा है, किशनगंज है, ठीक है। तो यहाँ जो बंगाल के खाड़ी से आता है, नज़दीक होने के कारण इधर वर्षा ज़्यादा होता है, इसलिए 205 सेंटीमीटर है। और औरंगाबाद जिला है, औरंगाबाद यहाँ पर है, एकदम देख लीजिए। मानी यहाँ से बारिश होते होते आया पानी लेके, लेकिन उसका जो पानी है धीरे धीरे यहाँ आते आते एकदम नई के बराबर हो गया, इसीलिए यहाँ पर कितना है, 101 सेंटीमीटर बारिश होती है। नेक्स्ट कह रहा है बिहार के दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के शाखा सर्वाधिक वर्षा होती है। स्वाभाविक सी बात है, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, और बिहार में किससे होता है, तो बंगाल के खाड़ी से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून कारण ही होता है। उत्तरी बिहार में अधिक वर्षा प्राप्त होता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है, जबकि दक्षिण बिहार में सूखा रहता है। क्यों रहता है, आप ऐसे भी देख चुके हैं कि ये मान लीजिए, एक सेकेंड, ये बिहार है, तो इधर से बारिश बंगाल के खाड़ी से प्रवेश किया किशनगंज से, और यहाँ आते आते उत्तर बिहार में पूरा बारिश झमाझम होता है और डूब जाता है। तीसरा ऋतु है वो कौन सा है, शीत ऋतु। ये अक्टूबर मध्य से फरवरी मध्य माह के तक चलता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है। मानसून कब लगता है, कब रिटर्निंग होता है, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, मध्य अक्टूबर से। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, तो गया। वैसे भी फ्रेंड्स आप लॉजिकल नॉर्मली याद करते हैं, जो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है वो ज़्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो गर्म कौन हुआ था ज़्यादा, 47 डिग्री, तो कौन था, गया। स्वाभाविक सी बात है वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर माह में बिहार में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम एवं मध्य बिहार में हल्का बारिश होता है। यह रबी फसल के लिए लाभदायक है। अब ये कौन सा हुआ, इसको ऐसे देख लीजिए। ये मान लीजिए ये बिहार है, इधर जो बारिश आता है, ठीक है, कहाँ से, तो भूमध्य सागर से, ठीक है। भूमध्य सागर से वर्षा लिया, फिर ईरान को बारिश कराते हुए आता है, फिर भारत के पास आया, यहाँ से हिंद महासागर से यानी इंडियन ओशन से बारिश ये लिया, क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी ग्रहण किया, और यहाँ बारिश होते होते बिहार में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ये रबी फसल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको पूरा बिहार पढ़ाया जाएगा। शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू एंड जय हिंद।